हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं लिटिल मशरूम मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 1 है। इस मांगा का फर्स्ट मेन कैरेक्टर का नाम है एन जी, जिसे मैं एन पुकारूंगी, एंड सेकेंड मेन कैरेक्टर का नाम है लू फेंग, जिसे मैं फेंग पुकारूंगी। चैप्टर 1 में हमें बताया जाता है कि ईयर 2030 में अर्थ ने अपना मैग्नेटिक प्रोटेक्शन खो दिया एंड सोलर रेडिएशन की वजह से सब कुछ तबाह होने लगा। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लॉस हो जाने की वजह से इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देते हैं। इंडस्ट्री के सारे काम रुकने लगे, सारे सिग्नल खत्म हो गए, बड़े एरिया में पावर भी कट कर दिए गए हैं। सोलर विंड की वजह से धरती सूखा पड़ने लगा। कॉस्मिक रे की वजह से ह्यूमन में स्किन डिजीज एंड जेनेटिक डिजीज फैलने लगे। इन डिजीज की वजह से ह्यूमन लाइफ लगभग खत्म होने के कगार में है। पर ये अब तक का सबसे वर्स्ट आउटकम नहीं है, बल्कि जेनेटिक कंटामिनेशन अभी तो एक बुरे सपने का एक शुरुआत ही है। धरती पे चारों तरफ पोल्यूशन फैला हुआ है। जिन जगह पे पोल्यूशन इंडेक्स ज्यादा है उस जगह पे जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन और भी ज्यादा फास्ट होता है। जेनेटिक में चेंजेस होने की वजह से ह्यूमंस मॉन्स्टर में बदलने लगते हैं एंड वे बाकी लोगों को मारने लगते हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है 13 साल के बाद ह्यूमंस आर्टिफिशियल मैग्नेटिक पोल बनाते हैं अर्थ पे, जो कि धरती के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी ये मैग्नेटिक फील्ड अर्थ को कॉस्मिक रे एंड सोलर विंड से बचाती है। देन धीरे धीरे इस मैग्नेटिक पोल के चारों तरफ ह्यूमन अपना बेसेस बनाने लगे, लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं है। इसके बाद हमें एक खाई दिखाया जाता है। उस खाई के अंदर कुछ ह्यूमंस हैं, वो मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं। तभी एक मॉन्स्टर एक पर्सन पे अटैक करता है। तभी एन बीच में आ जाता है। वो मॉन्स्टर एन को पकड़ लेता है। आन ने जिस पर्सन को प्रोटेक्ट करना चाहा वो पर्सन आन को छोड़ के चला जाता है एंड बाकी लोगों को बोलता है जल्दी कार में बैठो, मॉन्स्टर इधर ही आ रहे हैं। उस पर्सन को भागते हुए देख आन सरप्राइज में पड़ जाता है। तभी वो मॉन्स्टर आन को पीछे से अटैक करता है एंड वो नीचे जमीन में गिर जाता है। देन हमें दिखाया जाता है एक मशरूम से धागे जैसे चीज निकल रहे हैं। इस चीज को माइसेलियम बोला जाता है। ये माइसेलियम एन के हाथ में ग्रो करने लगते हैं। धीरे धीरे ये माइसेलियम एन के घाव के चारों तरफ फैलने लगे। एन कफ करते हुए उस मशरूम को बोलता है तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है एंड तुम्हें मेरा ब्लीडिंग को रोकने की भी जरूरत नहीं है, तुम अपना एफर्ट वेस्ट कर रहे हो। उस खाई में पोल्यूशन इंडेक्स ज्यादा है एंड मैंने आपको पहले बताया था पोल्यूशन इंडेक्स जितना ज्यादा रहेगा उतना ही जेनेटिक चेंजेस होंगे। वो मशरूम माइसेलियम के जरिए एन का ब्लड अब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से एन का डीएनए मशरूम के अंदर ट्रांसफर होने लगता है। वो मशरूम उसका नाम एन जी पुकारता है। अपना नाम सुन के एन बोलता है तुमने ह्यूमन लैंग्वेज ऑलरेडी सीख लिया। क्या ये इसीलिए हुआ क्योंकि तुम मेरे डीएनए अब्जॉर्ब कर रहे हो? वैसे भी यहाँ का पोल्यूशन इंडेक्स सबसे ज्यादा है। मरने के बाद तुम बेझिझक मेरे लाश को खा सकते हो, इससे तुम्हें बहुत कुछ मिल सकता है। इस तरह मुझे महसूस होगा कि मैंने इस जीवन में कुछ तो मीनिंगफुल किया है। इस सोसाइटी के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया है, इसीलिए वो लोग मुझे छोड़ के चले गए। मरने से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम जैसे दयालु से मिलूंगा। ये बोल के वो कफ करने लगता है एंड उसके माउथ से ब्लड भी निकलने लगता है। मशरूम उसे बोलता है कि एन जी तुम्हें सरवाइव करना होगा। एन एक कार्ड दिखाते हुए बोलता है तुम्हें अपना एफर्ट मुझ पे वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये मेरा आईडी कार्ड है, ये एक तरह का वेरिफिकेशन है ह्यूमन बेस पे जाने के लिए। मशरूम बोलता है ह्यूमन बेस, मैं भी वहाँ पे जाना चाहता हूँ। एन कफ करने लगता है। देन वो बोलता है तुम वहाँ पे नहीं जा सकते। ह्यूमन बेस में ओनली ह्यूमंस ही जा सकते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन जजेस के निगरानी से बच के नहीं जा सकते। मशरूम बोलता है पर मुझे वहाँ पे जाना होगा।
क्योंकि ह्यूमंस ने मेरा स्पोर ले लिया है। हर मशरूम के पास स्पोर्स होता है, किसी के पास ज्यादा होता है तो किसी के पास बस एक होता है। स्पोर एक्चुअली में मशरूम के लिए सीड है। जब ये स्पोर जमीन में गिरते हैं उनसे एक नया मशरूम जर्मिनेट होता है एंड इस तरह से वो अपना वंशज आगे बढ़ाते हैं। मशरूम बोलता है इस खाई में डेथ कॉमन है, पर अपना स्पोर को प्रोटेक्ट करना मशरूम का सोल पर्पस है। एन जोर जोर से कफ करने लगता है। मशरूम बोलता है मुझे वहां पे जाना ही होगा। एन उसकी तरफ देखते हुए बोलता है मुझे सुनो। मशरूम बोलता है मुझे वहां पे जाना ही होगा। एन का हालत खराब होने लगता है। वो मशरूम को बोलता है तुम्हारे पास कोई अटैक पावर नहीं है एंड तुम खुद को डिफेंड भी नहीं कर सकते, तुम तो बस एक छोटे से मशरूम हो। ये बोल के आन का देहांत हो जाता है। आन के मरने के बाद वो मशरूम उसका रूप धारण कर लेता है। वो हूबहू आन के जैसे दिखता है। वो अपने आईज ओपन करता है। वो अपने पास आन का स्केलेटन देखता है। वो आन के कपड़े पहन लेता है एंड उससे वेरिफिकेशन कार्ड भी ले लेता है। उसे एन के बैग में एक मैप मिलता है। उसने अपने हाथ में बुलेट सेल पकड़ा है। शायद ये बुलेट सेल तब गिर गया होगा जब ह्यूमंस उसका स्पोर ले गए थे। उसने ये बुलेट सेल को अपने पास रखा था। मैप के जरिए एन उस खाई से बाहर निकलता है। वो पहली बार उस खाई से बाहर निकलता है। उसे बाहर की दुनिया बहुत ही ज्यादा अलग लगता है। अकॉर्डिंग टू मैप एन अभी यहाँ पे है। उसे नॉर्दर्न बेस जाना है। वहाँ तक पहुँचने के लिए उसे पहले फ्लैटलैंड 2 पार करना होगा। वो अपना जर्नी स्टार्ट करता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बड़ा सा स्नेक दिखता है। एक बड़े से पेड़ ने उस स्नेक को आधा निगल लिया है। ये नजारा देख के आन अमेज हो जाता है। तभी उसके पास 6 आंखों वाला बीस्ट आ जाता है। उस बीस्ट को देख के आन घबरा जाता है। वो बीस्ट आन को स्मेल करने लगता है। वो आन को बिना कुछ किए वहां से चला जाता है। एन सोचता है यहाँ पे बहुत तरह के मॉन्स्टर्स हैं, पर लगता है उन्हें मुझ पे इंटरेस्ट नहीं है। वो दिन रात बिना रेस्ट किए नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगता है। जब वो थक जाता है वो अगेन मशरूम बन जाता है एंड डंप एरिया में रेस्ट करता है। रेस्ट करने के बाद वो अगेन अपना जर्नी स्टार्ट करता है एंड देन वो फाइनली फ्लैटलैंड 2 पहुंच जाता है। एन जहाँ पे रहता था उस जगह का एनवायरनमेंट मॉइस्ट था, इसीलिए वहाँ पे वो अपना स्ट्रेंथ जल्दी रिकवर कर पा रहा था। पर इस फ्लैटलैंड 2 जगह में एनवायरनमेंट ड्राई है, इसीलिए वो पहले की तरह अपना स्ट्रेंथ रिकवर नहीं कर पाता है। रात में वो ग्रास के ऊपर सोता है। वो सोचता है मुझे ह्यूमन की तरह सोने की कोशिश करना चाहिए। कुछ देर के बाद वो अपना आईज ओपन करता है। वो देखता है कि उसके सामने एक बड़ी सी चींटी है। वो चींटी आन पे हमला करती है। आन सोचता है ये चींटी मेरा नेचुरल एनिमी है। आन उसका अटैक को डॉज कर लेता है। उससे बचने के लिए वो एक झाड़ी में छुप जाता है। तभी ह्यूमंस वहाँ पे पहुँच जाते हैं एंड उस चींटी को मार देते हैं एंड वो लोग एन को भी पकड़ लेते हैं। बीच में जो पर्सन है उसका नाम है भेंस। लेफ्ट साइड में जो पर्सन खड़ा है उसका नाम है हुसैन। राइट साइड में जो पर्सन है उसका नाम है एंथोनी। एन अपने हाथ ऊपर करके सरेंडर कर देता है। भेंस पूछता है क्या तुम ह्यूमन हो? तुम्हारा नाम और आईडी नंबर बताओ एंड तुम्हारे टीममेट कहाँ गए? एन बोलता है हेलो, मेरा नाम एनजी है एंड वो अपना आईडी नंबर बता देता है एंड वो टीममेट के बारे में बोलता है कि वो लोग अलग हो गए हैं। हुसैन एन को घूरता रहता है। वो पर्सन एन का हाथ पकड़ लेता है एंड बोलता है हमें नियमों का पालन करना होगा। हमें जांच करना होगा तुम्हारे शरीर पे कहीं चोट का निशान है या नहीं। क्या तुम अपने कपड़े खुद उतार सकते हो या फिर मैं उतार दूं? ये सुन के एन कोई रिप्लाई नहीं देता है। तभी भेंस उसे ब्लॉक कर देता है एंड उसे बोलता है तुम्हें ऐसे क्रेजी एक्ट नहीं करना चाहिए। देन वो एन को बोलता है तुम मुझे फॉलो करो। एन उस पर्सन को पूछता है क्या तुम लोग नॉर्दर्न बेस जा रहे हो? वो पर्सन हाँ बोलता है। एन पूछता है क्या मैं भी तुम लोगों के साथ चल सकता हूँ? हुसैन अपना टीममेट को बोलता है झाड़ियों में छुपने के दौरान उसे स्क्रैचेस लगे हैं।
इसके अलावा उसे और कोई चोट नहीं लगा है, क्या हम उसे साथ में ले सकते हैं? हुसैन बोलता है क्यों नहीं, आखिरकार हमें एक ही पर्सन को ही तो लेना है। एंथोनी बोलता है हम लोग जजेस नहीं हैं, इसीलिए हम कंफर्म नहीं हो सकते हैं कि वो 100% ह्यूमन है या नहीं। हुसैन बोलता है अभी तक म्यूटेशन का कोई सिम्टम्स उस पे नहीं दिख रहा है। ये सुन के टीममेट उसे साथ में ले जाने के लिए मान जाते हैं। एन इसके लिए थैंक यू बोलता है। वेंस बोलता है तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सब लोग ह्यूमंस हैं। वेंस उसे एक वेपन देते हुए बोलता है हमने एक टीममेट गवा दिया, इसीलिए हमारा मेन पावर कम हो गया है, तुम जाके उस चींटी के लेग को रिमूव कर दो। एन ओके बोलता है। एन अपने हाथ पे ग्लोव्स पहनता है एंड वो उस चींटी के पैर को काटने लगता है। वो उन लेग्स को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करता है। तभी हुसैन उसे बोलता है बेबी तुम्हें डिस्गस्ट फील करने की जरूरत नहीं है। तभी वेंस बोलता है हुसैन तुम्हें गार्ड करने में कंसंट्रेट करना चाहिए, तुम कार को यहाँ पे लेके आओ। ये सुन के हुसैन वहाँ से चला जाता है। एन वेंस को पूछता है क्या आपको मेरी मदद चाहिए? वेंस बोलता है तुम बस मुझे काम करते हुए देखो, ये चीज स्पाइन से कवर है, तुम खुद को हर्ट कर सकते हो अगर तुम इनएक्सपीरियंस रहोगे तो। फ्लैटलैंड 2 का एरिया ज्यादा पोल्यूटेड नहीं है, फिर भी पॉसिबल हो सकता है कि तुम इन्फेक्टेड हो सकते हो। एन नोटिस करता है कि उस चींटी में से डार्क रेड फ्लूइड टपक रहा है। वो सोचता है एन के बॉडी में से ही ऐसे ही सेम फ्लूइड टपक रहा था। वो वेंस को पूछता है क्या किसी को स्क्रैच हुआ है, पर वेंस बोलता है यहाँ का साफ सफाई खत्म हो गया है, चलो अब कार के अंदर चलते हैं, लोग वापस बेस जाने वाले हैं। एन तुम भी हमारे साथ चल रहे हो, ये लंबा सफर होने वाला है। एन तुम सबसे आउटर मोस्ट एरिया में बैठोगे। ये सुन के एन ओके बोलता है। एन को व्हीकल के अंदर अपना एक चैम्बर मिलता है, उस चैम्बर में काफी अंधेरा था। एन विंडो के जरिए स्टार्स को देखता रहता है। तभी वो वेंस एंड एंथोनी का कन्वर्सेशन सुनता है। वेंस एंथोनी को बोलता है तुम इतना हेवीली ब्रीथ क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें कुछ हुआ है? एंथोनी बोलता है मैं बस थोड़ा टायर्ड हो गया हूँ। एन जब रेस्ट कर रहा होता है तभी वो कुछ साउंड सुनता है। वो देखता है कि हुसैन उसके चैम्बर में आया है। हुसैन उसे बोलता है वेंस यहाँ पे नहीं है। ये बोल के वो एन के करीब जाने लगता है। एन उसे बोलता है मैं तुम्हें विनती करता हूँ प्लीज ये सब मत करो। हुसैन उसे बोलता है बेबी तुम अपना इस छोटे से स्ट्रेंथ से क्या कर सकते हो, तुम्हें ड्राइव करना नहीं आता है, ना ही तुम्हें वेपन चलाना आता है, जब मॉन्स्टर तुम पे अटैक करेगा तुम बस डेथ का इंतजार कर सकते हो, आखिरकार तुम्हारे टीममेट्स ने तुम्हें अपने साथ क्यों लाया? हुसैन उसका गला दबाने लगता है जिससे एन कफ करने लगता है। हुसैन उसे बोलता है तुम बाकी की तरह हो, पर मैं पहली बार तुम्हारे जैसे किसी ब्यूटीफुल पर्सन से मिल रहा हूँ। एन सोचता है वेंस ने उसे एक डैगर दिया था, वो अपने बैग में उस डैगर को ढूंढने लगता है। एन को वो डैगर मिल जाता है। तभी एंथोनी के चैम्बर से कुछ शोर शराबा सुनाई देता है। कुछ सेकंड के बाद एन नोटिस करता है कि उसके चैम्बर के बाहर कोई खड़ा है। असल में ये पर्सन एंथोनी है। एंथोनी इन्फेक्टेड हो चुका है, इसीलिए उसका अपीयरेंस इंसेक्ट की तरह हो गया है, पर हुसैन को इसके बारे में कोई खबर नहीं है। वो एन को बाइट करता है। एंथोनी क्रोल करते हुए एन के पास जाने लगता है। ये देख के एन अपने बॉडी से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर माइसेलियम को रिलीज करने लगता है। ये माइसेलियम एन पीछे पलट के देखता है। वो देखता है कि एंथोनी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। वो आन का पीछा करने लगता है। आन उससे भागने लगता है। तभी विंस मिरर से देखता है कि आन भाग रहा है। वो तुरंत व्हीकल को टर्न करता है। विंस अपना हाथ आगे बढ़ाता है। एन उसका हाथ पकड़ के व्हीकल का अंदर घुस जाता है। आन उसे पूछता है उन लोगों का क्या होगा। विंस बोलता है हम उन्हें बचा नहीं सकते। आन मिरर के जरिए देखता है कि एंथोनी कम्प्लीटली म्यूटेट हो चुका है एंड अब वो हुसैन पे अटैक कर रहा है। विंस पूछता है क्या एंथोनी म्यूटेट हो चुका था। एन बोलता है मुझे इसके लिए माफ कर दीजिए।
वेंस बोलता है आखिर तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? शायद हम दोनों में से कोई नेक्स्ट हो सकता है। एन बोलता है मैंने उस चींटी के एक्सोस्केलेटन में ब्लड स्टेन देखा था। अगर मैंने इसके बारे में बताया होता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। वेंस बोलता है एंटोनी एक चींटी में नहीं बदला। इससे पहले हम लोगों का एनकाउंटर म्यूटेटेड वाइल्ड मस्क्यूटो से हुआ था। ये सुन के एन कोई रिप्लाई नहीं देता है। वेंस बोलता है फ्लैटलैंड 2 का पोल्यूशन लेवल कम है, इसीलिए छोटे इंजुरीज पे हम गारंटी नहीं दे सकते हैं कि ये इन्फेक्टेड हो सकता है या नहीं। वो लोग छोटे मोटे इंजुरीज के बारे में दूसरों को नहीं बताते हैं। अगर वो लोग ऐसा करेंगे तो उन्हें वहीं पे ही छोड़ दिया जाता है। इसीलिए वो लोग इंजुरीज के बारे में किसी को नहीं बताते हैं ताकि वो लोग घर जा सके। एन पूछता है हुसैन के बारे में आपका क्या ख्याल है? विंस बोलता है तुम्हें उसके लिए गिल्टी फील होने की जरूरत नहीं है, वो ये डिजर्व करता है। उसने बहुत सारे बुरे काम किए थे एंड उसकी वजह से 5 लोगों को जान भी गंवाना पड़ा। अगर हमारे पास मैन पावर कम नहीं होता तो मैं और एंटनी उसके साथ कभी भी टीम अप नहीं करते। वैसे वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? क्या वो तुम्हें बुली कर रहा था? ये सुन के एन कोई रिप्लाई नहीं देता है। वेंस बोलता है मेरा एक छोटा भाई है जो तुम्हारे एज का आसपास होगा, वो हमेशा मेरे साथ रहा करता है। एन उसे पूछता है क्या वो इस बार आपके साथ नहीं आया? वेंस बोलता है वो मर चुका है, उसे गुजरे हुए 2 मंथ हो चुका है। एक जज के द्वारा उसे गेट के पास ही मार दिया गया था। एन उसे जज के बारे में पूछता है। वेंस उसे बोलता है तुम इन लोगों के बारे में नहीं जानते हो, आखिर तुम कहाँ से आए हो? एन बोलता है मैं पहले ज्यादा सोशलाइज किसी से नहीं था। विंस बोलता है मैं तुम्हें इसके बारे में बता सकता हूँ। ह्यूमन बेस में एक सिस्टम चलता है जिसे आर्बिटरीज कोड कहते हैं। इस कोड से एक ऑर्गेनाइज फॉर्म्ड हुआ। ये ऑर्गेनाइजेशन सबसे ऊंचा पद में है एंड इस ऑर्गेनाइजेशन का संबंध मिलिट्री से है। इसे ट्रायल कोर्ट कहा जाता है एंड इस ट्रायल कोर्ट के मेंबर को जजेस कहा जाता है। ये लोग बेस के गेट को मॉनिटर करते हैं। उन लोगों के पास परमिट होता है लोगों को मारने के लिए। अगर वो किसी ह्यूमन को मारते हैं तो ये लॉ के अगेंस्ट में नहीं जाता है। मुझे अभी भी याद है मैं अपने छोटे भाई के साथ रिटर्न हुआ एंड गेट के पास हम दोनों खड़े थे। उस दिन गेट के पास जो जज था वो ऑर्डिनरी जज नहीं था, बल्कि वो उन सब जजेस का लीडर था। उस लीडर को सब लोग आर्बिटर कहते हैं। उसने मेरे ब्रदर को देखा एंड उसने तुरंत उस पे गोली चला दिया। तब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, पर ऐसे सिचुएशन पे मैं कुछ कर भी नहीं सकता। इस तरह की चीजें वहाँ पे ज्यादातर होती रहती है। ह्यूमन बेस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उसे हेट करते हैं, यहाँ तक कि मैं भी उसे हेट करता हूँ। पर मुझे पता है एक दिन उसके शॉट से मैं भी मर जाऊंगा। जजेस लोगों को जान से मार सकते हैं एंड इसके लिए उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिलता है एंड आर्बिटर को कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना होता है किसी को मारने के बाद। बेचारा मेरा ब्रदर, मैं फर्स्ट टाइम उसके साथ फ्लैटलैंड 1 पे गया था। फ्लैटलैंड 1 पे पोल्यूशन लेवल फ्लैटलैंड 2 से कम रहता है। जर्नी के दौरान मैं अपने छोटे भाई पे हर वक्त नजर रख रहा था एंड मैं पॉजिटिव था कि उसे कोई भी इंजुरीज नहीं हुआ था। आन पूछता है क्या उसे सच में कोई इंजुरीज नहीं था? वेंस बोलता है नहीं, कुछ लोग इन्फेक्टेड होने के बाद भी ह्यूमंस की तरह आइडेंटिकल दिखते हैं, इसीलिए उन्हें पहचान पाना इम्पॉसिबल है। इस टाइप के इन्फेक्टेड पर्सन को बेस में जेनोजेनिक कहा जाता है। कौन ह्यूमन है एंड कौन जेनोजेनिक है इसके बारे में ट्रायल कोर्ट ही एग्जामिन करता है। इस एग्जामिनेशन प्रोसेस को ट्रायल कहा जाता है। आन पूछता है अगर उन्हें जेनोजेनिक के बारे में पता चल गया तो वो क्या करेंगे? विंस बोलता है आखिर क्या होगा, उन्हें वही स्पॉट पे मार दिया जाएगा। आन परेशान होकर घबराते हुए बोलता है क्या वो लोग किसी भी जेनोजेनिक को डिटेक्ट कर पाएंगे इस ट्रायल के जरिए? विंस बोलता है मरने के बाद कोई प्रूफ नहीं मिलता है, वो लोग जेनोजेनिक का रिस्क नहीं ले सकते। इसके बदले में वो लोग इनोसेंट को भी मारने के लिए तैयार हैं। कोई भी जेनोजेनिक अगर बेस गेट से गुजरने की कोशिश करेगा तो उसे तुरंत डिस्कवर कर लिया जाता है। देखा जाए तो इस पूरे साल में बस एक ही जेनोजेनिक अटैक हुआ था।
ये सुन के आन परेशान होने लगता है। वो सोचने लगता है पता नहीं मैं कितना दिन तक जिंदा रह पाऊंगा, पर मेरे लिए मेरे स्पोर्ट्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे लाइफ से भी ज्यादा। के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग द नॉर्दर्न बेस पहुंच गए हैं। विंस उसे व्हीकल से उतारने में मदद करता है। आन उसे थैंक यू बोलता है राइड देने के लिए। विंस बोलता है यू आर वेलकम, पर हमें इस लाइन में खड़ा होना पड़ेगा बेस के अंदर जाने के लिए। आन लाइन में खड़ा हो जाता है। आन चारों तरफ देखता है। वो देखता है मिलिट्री के लोग वहां पे खड़े हैं। तभी वो एक पर्सन को देखता है। उस पर्सन के हाथ में गन है। ये पर्सन इस मांगा का मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है लू फेंग एंड लोग इसे आर्बिटरी भी पुकारते हैं। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए एंड आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।